हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अब्बास नदवी के ऊपर, जो कि भारत के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। अरबी लिटरेचर और अदब के भी बहुत बड़े माहिर थे। उन्होंने डिक्शनरी के ऊपर भी काम किया और बहुत सारी चीज़ें जानी जिसके बारे में आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर कमर शाबान हैं, जो अभी अरबी डिपार्टमेंट BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो एक मुअल्लिम, एक प्रोफेसर के तौर पे वहाँ अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने अपनी MPhil और PhD जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से अरबी डिपार्टमेंट से पूरी की थी, जहाँ पर अभी JNU में हम बैठे हुए हैं। और कमर शाबान, आपको अपने कॉलेज के दिन जो JNU के थे वो याद आ रहे होंगे? नहीं, बहुत खूबसूरत दिन थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, बहुत ही यादगार दिन थे और हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। ख़ास करके यहाँ की लाइब्रेरी और यहाँ के टीचर्स और यहाँ के जो हमारे फ्रेंड्स थे, बड़े अच्छे और इल्मी गुफ्तगू एक का माहौल हुआ करता था, जो बहुत ही यादगार है और ज़िंदगी भर याद किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो कमर शाबान साहब ने अपना जो MPhil मकाला है, जो MPhil डिजर्टेशन है, वो डॉक्टर अब्दुल्ला अब्बास नदवी के ऊपर लिखी। और इनकी जो ज़िंदगी है अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब की, वो 1925 से लेकर 2006 से है। अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब का जो ताल्लुक़ है वो बिहार से है। उनकी इब्तदाई तालीम जो है अब्दुल्ला अब्बास साहब की वो पटना में हुई। और उसके बाद उनके जो वालिद साहब थे अब्दुल्ला साहब, वो भी शमसुल हुदा, जो वहाँ पे जो बहुत ही मशहूर मदरसा है, वहाँ पे टीचर थे। और बाद में वो इमारत शरिया में मुफ्ती के तौर पे भी उन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अब्दुल्ला साहब को विरासत में पढ़ना लिखना और एक इस्लामिक नॉलेज का पूरा माहौल मिला। लेकिन कमर साहब ने एकदम बाज़ाब्ता तौर से MPhil उन्होंने इसी मौजू पे MPhil यहाँ पे JNU में पूरी की। उनकी किताब भी आई है इसके ऊपर। तो हम अब्दुल्ला साहब के जो डिफरेंट गोशे हैं उनकी ज़िंदगी के, जो उनकी बड़ी शख्सियत है, चाहे एक लिंग्विस्ट के तौर पे हो, चाहे एक अदीब के तौर पे हो, एक मुसन्निफ़ के तौर पे हो, एक सहाफ़ी के तौर पे हो, एक मुतरजिम के तौर पे हो, एक माहिर तफसीर के तौर पे हो, लेक्सियोग्राफ़र भी थे। तो इतनी सारी चीज़ें वो जानते थे। अब हम कुछ चीज़ें जो अहम हैं वो हम कमर साहब से पूछेंगे। और मकसद इस तरह के डिस्कशन का यही है कि जो हमारे जो लोग हैं जिन्होंने इल्म के हलके में जो काम किया है, जो फ़िलासफ़ी के हलके में काम किया है, तफसीर के, मज़हब के हलके में जो उन्होंने लिखा पढ़ा है, उनको हम जानें, उनके काम से सीखें, उनको भूलें नहीं। तो कमर साहब, वो किताब जो आपने अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब की लिखी थी, वो किताब है क्या आपके पास अभी? हाँ, मेरे पास है। जरा आप दिखा, मेरे दो दोस्तों को दिखा दीजिए। वो साथ लेके आएंगे? कहाँ? वो बैग में है। हाँ। जरा बैग दे दीजिए। हाँ जी। तो आप देख लीजिए, ये जो कमर साहब ने फुल किताब लिखी और बहुत इस किताब की पज़िराई है। कुछ अपनी किताब के बारे में बताइए। ये 2006 में जी, इस किताब का नाम अब्क़रियत अब्दुल्ला अब्बास नदवी है, अरबी ज़बान में लिखी हुई है। तकरीबन 390 पेज की ये किताब है और ये किताब 6 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। और 6 चैप्टर्स को जो मुरत्तब किया गया है, अब्दुल्ला अब्बास साहब के जो मुख्तलिफ़ इल्मी गोशे थे, सीरतुन्नबी, सीरत सहाबा और ख़ुद नविश्त सवान हयात, जो उनकी अपनी सफ़रनामे हयात के नाम से लिखी हुई ख़ुद नविश्त है। इसके अलावा कुरान पर, कुरानिक स्टडीज़ पर उनकी 6-7 किताबें हैं और लिंग्विस्टिक्स पर उनकी 7-8 किताबें हैं। और उन्होंने 6-7 किताबों का अरबी से उर्दू में तर्जमा भी किया है। और इसके अलावा फ़िक़्ह पर उनकी किताब है छोटी सी, और मंतिक़ पर जो उन्होंने एक किताब लिखी है, तफ़हीमुल मंतिक़, लॉजिक पर। उस किताब के बारे में आता है कि मंतिक़ का जो एक फ़न है, जो बहुत ही गुंजलक, मुअक्कद और कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, उस फ़न को उन्होंने बहुत ही आसान
सहल और अदबी ज़बान में पेश करने में कामयाबी हासिल की है। पहली बात ये बताइए कि हमारे बहुत सारे दोस्त अगर इस किताब को पढ़ना चाह रहे हो तो कैसे किताब मिलेगी, ये बताइए। हाँ, ये किताब अरबी में तो मौजूद है, जो अरबी जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है पढ़ना। लेकिन ये किताब हासिल कैसे करेंगे? हाँ, क्या आपसे रब्ता हाँ नहीं, हमसे रब्ता करके ये किताब हासिल कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी हम मुहैया कर सकते हैं। और डिस्कशन के आखिर में हम हो सकेगा तो कमर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर दें। हाँ, और मैं बोल रहा था कि अरबी में किताब आ गई तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी में भी इस किताब को लाएं तो मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े जो थिंकर और फिलोसोफर और मुफक्किर हमारे समाज के अंदर में हैं, जिन्होंने बड़ी से बड़ी खिदमत अंजाम दिए, उनके बारे में हम जान सकते हैं। यानी उर्दू में इस किताब का तर्जमा करना है, इसका तकाज़ा मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से है और वो हमारे इरादे में भी है। कुछ मसरूफियात की वजह से ये काम थोड़ा ताख़ीर हो रहा है इस काम में। इंशाअल्लाह तर्जमा बहुत ही जल्दी इसका मंजर आम पर आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं कमर साहब, अब ये अब अब्बास साहब की ज़िंदगी के बारे में हम उनके बचपन के दिनों से एक छोटा सा सफ़र हम तय करते हैं और इसको क्रोनोलॉजिकल तौर से हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। जो हमारे दोस्त कुछ भी नहीं जानते हैं वो अब्दुल्ला अब्बास साहब के कामों को जान लें। तो एक चीज़ आपने बताया, आपसे जब गुफ्तगू कल हो रही थी तो आपने कहा कि देखिए जनरली कहा यह जाता है कि अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब की जो पैदाइश है वो 1925 में फुलवारी शरीफ में हुई, लेकिन आपने जो अपना मुताला किया उससे आपने पाया कि शायद नवादा में सहार आरा ज़िले के गाँव आरा स्टेशन से 4-5 घंटे का रास्ता है, सहार है, तो वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। तो बचपन उनका कैसा था, कहाँ पैदाइश हुई, आपने तो बता ही दिया सहार। यहाँ से हम शुरू करते हैं, कुछ वहाँ से आप बताइए। असल खानका मुजीबिया जो फुलवारी शरीफ की बहुत ही मशहूर खानका है, उस खानका से इनका बाज़ाब्ता ताल्लुक़ है और 5-6 पुश्तों के बाद खानका मुजीबिया के जो असल बानी हैं मुजीबुल्लाह ताजुल आरिफीन, जिनकी निस्बत से खानका का नाम खानका मुजीबिया है, 5-6 पुश्तों के बाद अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब का सिलसिला निसब जाके मिलता है उनसे। तो उसी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। सहार में अपने नानी के घर, इनके नाना का नाम ग़ुलाम दस्तगीर था जो पीर मियाँ के नाम से मशहूर थे। 25 दिसंबर 1925 में इनकी पैदाइश हुई। 4 महीने के हुए तो इनकी वालदा वहाँ से मुंतकिल होके अपने जो जहाँ शादी हुई थी फुलवारी शरीफ, वहाँ तशरीफ़ लाई और इनके वालिद साहब जो थे, अब्बास नाम था, अबुल फ़ज़ल कुन्नियत थे उनकी। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के मुफ्ती थे, पहले मुहर्रिर थे और वहाँ का जो फ़तवे की किताब है उसमें उनके बारे में तफसील से लिखा हुआ है। अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब का बचपना उसी खानका में गुज़रा। इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की, फ़ारसी की तालीम और तसव्वुफ़ से करीब हुए। और इस खानका का एक इम्तियाज़ है कि तसव्वुफ़ के साथ साथ अदब से, इल्म से, तारीख़ से इस खानका के उलमा का बड़ा गहरा रब्त है और ख़ास तौर पर सीरतुन्नबी, इश्क़ रसूल इस खानका के उलमा और इस खानका से मुताल्लिक़ लोगों का तुर्रे इम्तियाज़ शुरू से रहा है। शायरी भी इस खानका का इम्तियाज़ रहा है। तो अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब ने भी शायरी की है। तो उसी खानका में इनकी तरबियत हुई, परवरिश हुई, पूरा बचपना गुज़रा। उसके बाद इनके बड़े भाई साहब नेमत इमाम साहब मदरसा कदीमा फ़रंगी महल लखनऊ में है, वहाँ पर उस्ताद थे और वहाँ से उन्होंने तालीम भी हासिल की थी। तो इनका दाखिला वहाँ पर मदरसा कदीमा फ़रंगी महल में हुआ। इसके दरमियान एक छोटा सा जो वाक़या है, खगोल पटना में एक जगह है फुलवारी शरीफ के करीब, वहाँ पर एक हाई स्कूल है। अब्दुल्ला अब्बास साहब का इरादा था कि उसी हाई स्कूल में दाखिला लेकर के कोई सरकारी नौकरी छोटी मोटी हासिल कर लेंगे। तो दाखिले के लिए जब गए तो वहाँ टेस्ट दिया तो मैथमेटिक्स में, रियाज़ियात में अब्दुल्ला अब्बास साहब नाकाम हो गए, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ। और उनका एडमिशन न होना ख़ुद अब्दुल्ला अब्बास साहब की शख्सियत के लिए और अहले इल्म के लिए और हम तलबा के लिए बहुत बड़ी रहमत का ज़रिया बना। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी जीनियस एक फील्ड में हो तो सब फील्ड में हो, और एक फील्ड में अगर कोई नाकाम हो जाता है, हाँ बिल्कुल तो नाकाम नहीं है, बिल्कुल नाकाम होने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्ला अब्बास साहब वहाँ रियाज़ियात में नाकाम हुए थे, लेकिन तफसीर में, लिसानियात में, अदब में, सहाफ़त में, तर्जमे में उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया और इंटरनेशनल लेवल पर वो गए। उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी, अब आगे हम आते हैं। नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। तो मदरसा
कदीमा फरंगी महल से जब हाँ। उन्होंने पढ़ाई जब पूरी की, तो उसके बाद उन्होंने लखनऊ में मौजूद नदवा में उन्होंने तालीम हासिल की। तो नदवा में बिताए गए उनके दिन के बारे में बताइए। हाँ। उस ज़माने में अली मियां नदवी साहब भी थे, तो किन किन लोगों का उनके ऊपर असर पड़ा, क्या क्या उन्होंने पढ़ाई की? मदरसा कदीमा फरंगी महल में ये तालीम हासिल कर रहे थे, तो एक बार टहलते हुए नदवे गए। नदवे का माहौल और उनका वहाँ का मंज़र, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ का डिसिप्लिन, तहज़ीब इनको बहुत पसंद आया और तमन्ना हुई कि काश मेरा यह दाखिला हो जाता। तो दाखिला वहाँ हो गया अल्लाह के फ़ज़ल से। उन्होंने वहाँ पर जिन असातिज़ा से तालीम हासिल की, उनमें नुमाया नाम मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह का है। और इनके बहुत ही ख़ास उस्ताद थे उस्ताद मोहम्मद नाज़िम अन-नदवी, जो अरबी ज़बान के शायर भी थे और सहाफ़ी भी थे और मुतरजिम भी थे। उसके बाद जो है उनके बहुत ख़ास उस्ताद थे अब्दुस्सलाम क़िदवई नदवी। उसके बाद शाह हलीम अता सिलोनी, जिनसे उन्होंने हदीस पढ़ी थी। तो नदवतुल उलमा में इनके 4-5 बड़े असातिज़ा थे। नदवतुल उलमा में चूँकि उस ज़माने में ये 1938, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ये ज़माना है नदवतुल उलमा का, चूँकि मुल्क आज़ाद हो रहा था। और उस ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सहाफ़त अल-बलाग और अल-हिलाल की रोशनी में, और दूसरे जो बड़े सहाफ़ी थे उनकी सहाफ़त मंज़र आम पर आ रही थी। पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का इनकलाब बरपा हुआ था, सियासी इनकलाब का सैलाब आया हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों को अब्दुल्ला अब्बास साहब ने सफ़रनामे हयात में तफसील से लिखा भी है। तो इन तमाम चीज़ें, ये जो तमाम चीज़ें थी, जो माहौल था, इस माहौल का असर इनकी तालीम में, तरबियत में, इनके कलम में, इनकी सोच में बहुत पड़ा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कमर साहब, आपने भी नदवा में तालीम हासिल की है, तो वहाँ पे आप पढ़े हैं, आप और बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, जैसे कि इफ्लू में आपने पढ़ाई की, JNU में पढ़ाई की, अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं। तो आप 3-4 बड़े बड़े देश के जो नुमायाँ, जो प्रेस्टीजियस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपने तालीम हासिल की। तो नदवा में वो क्या ख़ास बात है? देखिए, इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक स्टडीज़ के एतबार से और फ़िक्र इस्लामी फ़िक्र के एतबार से, और अरबी ज़बान, हाँ, अरबी ज़बान और अदब के एतबार से नदवे ने जो एक माहौल पैदा किया है गैर अरबी माहौल में, गैर इस्लामी माहौल में, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और वहाँ के जो शुरू के जो उलमा थे, मोहम्मद अली मुंगेरी और अब्दुल है हसनी और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, डॉक्टर अब्दुल अली हसनी, ये जो उलमा थे वहाँ के शुरू के ज़िम्मेदारान थे। तो इन ज़िम्मेदारान की के इखलास उसकी दरो दीवार से टपकता है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ की लाइब्रेरी, अल्लामा शिबली नोमानी लाइब्रेरी में जाइए तो कितना अच्छा माहौल है, किताबें हैं, और हर तरफ आपको लगेगा कि दीवारें अदब बोलती हैं, दीवारों से इस्लामी फ़िक्र टपकती है, दीवारों से क्या नाम है, एक तरबियत और तहज़ीब और सक़ाफ़त की खुशबू आती है। तो वहाँ का वो तुर्रे इम्तियाज़ है। इसलिए कि हिंदुस्तान के लखनऊ शहर में उस इदारे के होने के बावजूद भी पूरी दुनिया के जो बड़े मुअर्रिख़ीन, बड़े फ़िलासफ़र, बड़े मुफ़क्किरीन और सहाफ़ी, ख़ास करके आलम अरब के जो थे, सबसे उनका गहरा ताल्लुक़ रहा। वहाँ के जो जर्नल्स निकलते थे नदवे में, उनको मंगाया जाता था, तलबा से पढ़वाया जाता था। उसी तरह हिंदुस्तान के जो बड़े उस ज़माने के अदीब, मुफ़क्किर, सहाफ़ी, अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे जो सहाफ़ी वगैरह थे, मोहम्मद अली जौहर, इनकी जो चीज़ें थी छपती थी, वहाँ मंगाई जाती थी, तलबा को पढ़ाया जाता था, तलबा वहाँ पढ़ते थे, सीखते थे। और एक ख़ास बात ये, जमइयतुल इस्लाह के नाम से तलबा की इल्मी और अदबी और सहाफ़ती तरबियत के लिए एक जमइयत है, एक क्लब टाइप का है एक तरह से, उसकी लाइब्रेरी है। उसके ज़िम्न में हफ्तावारी प्रोग्राम होते हैं लिखने के राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, और क्या नाम है, स्पीच पावर बढ़ाने के लिए, खिताबत का। तो ये सारी तरबियत वहाँ होती है। एक चीज़ बताइए, हम लोग जो तारीख़ में पढ़ते हैं कि जो देवबंद का जो मदरसा है, जो 1866 जब वो उसका क़याम हो गया, और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आया, तो बाद के उलमाओं ने और बाद के ज़माने में जो बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको ये महसूस हुआ कि एक इदारा जो है
वो बिल्कुल जो रवायती जो तालीम है, जो रवायती इल्म है, उसको लिए पकड़ा हुआ है। और शिबली साहब जो थे बाद के दिनों में अलीगढ़ से, वो भी बहुत ही नाराज़ होने लगे, उनको भी परेशानी होने लगी कि यहाँ पर भी जो माहौल है मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर में मतलब इस्लामी असर से ज़्यादा आपका वेस्टर्न असर ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद से एक बीच का रास्ता निकालने के लिए, जिसमें कि आप नए नज़रिए को लेके ओपन भी हों और इस्लाम और दीनी तालीम को आप पकड़े भी रहें, एक तरह का दोनों के बीच में आप क्या कहेंगे, एक मिडल पाथ था। तो वो जो मकसद था, तो क्या आपको लग रहा है कि वो मकसद नदवा बहुत हद तक हासिल किया, या उसमें कुछ चल के कुछ उसमें जो ख्वाब उस दौर के लोगों ने जो देखा था वो पूरा नहीं हो सका? नहीं, ये मकसद में पूरा नदवा कामयाब हुआ और ये एक मुस्तकिल एक डिस्कशन का मौजू है और वो इस गुफ्तगू से मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन इशारतन हम कहेंगे कि इस हद तक कामयाब हुआ कि यूनिवर्सिटी का जो तबका है और मदारिस का जो तबका है, नदवे से निकलने के बाद वो ऐसा नहीं महसूस होता है कि यूनिवर्सिटी का तबका कोई अलग तबका है, उसका ताल्लुक़ किसी और दुनिया से और हमारा ताल्लुक़ किसी और दुनिया से। ये जो खला था, इस खला को नदवे ने पुर किया। इसी का नतीजा है कि आप ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर का जब क़याम अमल में आया तो अली मियां नदवी से राय ली गई। वहाँ के प्रिंसिपल, हाँ, वहाँ के प्रिंसिपल ने राब्ता किया, पूरी दुनिया के बड़े स्कॉलर मौजूद थे, लेकिन अली मियां नदवी से राब्ता किया। आखिर सोचने वाली बात है। तो नदवे की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऑक्सफोर्ड में इस्लामिक सेंटर कायम हुआ। उसके बाद अली मियां नदवी से कहा गया कि आप अपना एक नौजवान दीजिए। तो अली मियां नदवी ने डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी साहब को वहाँ भेजा। अकरम नदवी साहब ने वहाँ काम किया, बहुत दिनों तक काम किया और अभी हालिया दिनों में अल-वफ़ा बिअस्माइन निसा के नाम से 43 जिल्दों पर मुश्तमिल डॉक्टर अकरम नदवी साहब का एक एनसाइक्लोपीडिया आया है, जो खालिस इस्लामिक जो लेडीज़, औरतें, निसा जो स्कॉलर्स गुजरी हैं उन पर हैं, जो 10,000 स्कॉलर्स पर उन्होंने ये तहकीक की है। बहुत बड़ा काम है। जी, नहीं, मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा था कि ये बड़ा अहम है। हाँ। आपने चूँकि हिस्ट्री भी देखी, आपने वहाँ तालीम भी हासिल की है, तो शायद आप अगर कुछ इस पर और हिंदुस्तानी लेवल पे देखेंगे तो आपको शुरू ही से नज़र आएगा कि हिंदुस्तान की जो जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ तकरीबन जहाँ अरबी पढ़ाई जाती है या तारीख़ है, इस्लामियात है, आपको नदवे के फ़ारिग़ीन ज़रूर मिलेंगे। इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 6-7 लोगों में तकरीबन 4-5 लोग नदवे के फ़ारिग़ हैं। जामिया मिलिया मिलेंगे और हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं, उसमें 4 में 2 नदवे के फ़ारिग़ हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, इफ्लू में, जमात इस्लामी में। और ख़ास बात ये है, ये सिर्फ ये 2 गैप को पाटने वाली बात नहीं है, बल्कि जितने मुख्तलिफ जो मसलक और वो हैं फ़िक्री जो इदारे हैं, हर फ़िक्री इदारे में, हर अलग अलग मकतबे उसमें फ़िक्र में नदवे के लोग आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ी कामयाबी। ठीक है, चलिए अब नदवा से हम फिर से एक बार हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब के ऊपर। तो आपने कहा है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, जिसका आपने इस्तेफ़ादा किया होगा अपने एमफिल के दौरान। तो अगर उससे कुछ अहम बातें हों जो नौजवान तबकों को जानना चाहिए, और ख़ासकर अगर 1930-40 का वो जो हलचल वाला जो दौर था, जो देश के अंदर में दंगा फसाद हो रहे हैं, तकसीम मुल्क का हो रहा है, तो उस दौरान अगर उन्हें कुछ ऐसी बातें कही हो जो कि काफ़ी अहम हो, तो ज़रा उसको शेयर कीजिए। अब्दुल्ला अब्बास साहब उस वक्त बहुत नौजवान थे, उसका जहन बहुत तेज़ था, चूँकि सहाफ़त पढ़ते थे और फुलवारी शरीफ बिल्कुल बुनियादी तौर पर एक इल्मी ख़ानवादे से उनका ताल्लुक़ था। तारीख़ और अदब का ज़ौक़ था उनको, और सियासी चीज़ों को देखने, परखने, समझने की उनके अंदर सलाहियत थी। उसमें उन्होंने अपनी किताब में अल्लामा मौदूदी का एक कोटेशन नक़ल किया है कि अल्लामा मौदूदी लोगों को रोक रहे थे कि तुम लोग पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, पाकिस्तान जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे घरों को लूट लिया जाएगा, तुम्हारी औरतों और तुम्हारी बहू बेटियों के साथ बदसलूकी किया जाएगा, और तो तुमको हर तरह से तकलीफ़ दी जाएगी, तुमको कत्ल किया जाएगा, तुम क्यों जा रहे हो। अल्लामा मौदूदी ने भी उस वक्त नसीहत की थी। उसके बाद जो है एक माहौल बन गया था, 2 तरह का माहौल था। कुछ लोग थे जो कांग्रेस के उसमें मुअय्यद थे, और कुछ लोग जो है लीग के साथ थे।
उस वक्त दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा ये सब कांग्रेस के साथ, यानी हिंदुस्तान की तकसीम न हो इसके मुकम्मल, हाँ, मुत्तहदा कौमियत के साथ थे। इसी तरह जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ट्रेन रोक करके उनको जलील किया लीगियों ने, इन चीज़ों की भी इन्होंने मुखालफत की। अताउल्लाह शाह बुखारी के बारे में उनके जो मुरीदीन थे उन्होंने उनके कुछ चाहने वाले थे, उनकी तनकीद कर रहे थे, इसलिए कि वो भी इस तकसीम के मुखालिफ थे। हुसैन अहमद मदनी साहब तकसीम के मुखालिफ थे, उनकी भी मुखालफत हो रही थी। तो इस तरह का एक माहौल बना हुआ था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इनकी खुद इस सवाने को अगर हम पढ़ेंगे, खुद नवीस सवाने को हम पढ़ेंगे, तो इसमें हमको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हाँ, दस्तावेज भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको बहुत सारे इशारे मिल जाएंगे। अच्छा, इशारे मिल जाएंगे, बहुत सारे प्राइमरी सोर्स के तौर पर, इसलिए कि वो अपनी आंखों के सामने वो तमाम चीज़ों को देख रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने अब मुल्क का तकसीम हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब उन्होंने ये नदवा से पढ़ाई जब पूरी कर ली, तो उसके बाद उनका सफ़र नदवे से तालीम मुकम्मल होने के बाद अब्दुस्सलाम क़िदवई साहब एक इदारा चला रहे थे, तो उससे वो मुताल्लिक़ हो गए। वो अरबी सिखाते थे लखनऊ शहर में। लखनऊ से 30-40 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गाँव है रहीमाबाद। रहीमाबाद में एक मस्जिद में अब्दुल्ला अब्बास साहब को रखा गया कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ाइए और यहाँ कुरान का दर्स दीजिए, और यहाँ एक छोटा सा इदारा कायम करना है, मदरसा, आपको उसकी देख रेख करनी है। अब्दुल्ला अब्बास साहब वहाँ 3 साल तक रहे, इमामत का काम किया, कुरान की तफसीर, दर्स कुरान वहाँ दिया करते थे। और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी दूसरे मुफस्सिरीन कुरान से कुरान के मसले में वो ख़त व किताबत वहाँ किया करते थे। लेकिन नदवे के जो उस्ताद थे, इनके भी उस्ताद थे नाजिम नदवी साहब, अब्दुल्ला अब्बास साहब के बारे में बहुत मुतफक्किर थे कि ये नौजवान है और ये बूढ़ा होता जा रहा है, नौजवानी में बूढ़ा होता जा रहा है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। तो नाजिम नदवी साहब ने डॉक्टर अब्दुल अली साहब से कहा कि आप इनको नदवा बुला लीजिए। फिर ये नदवे के उस्ताद बने। और मतलब वहाँ पे नदवा में भी इन्होंने हाँ 11 साल तक टीचिंग की। अच्छा, ठीक है। नदवे में ये अदब पढ़ाते थे, फ़िक़्ह भी थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, लेकिन तफसीर और अदब के ये ख़ास तौर पर नदवे में उस्ताद थे। उसके बाद अली मियाँ नदवी का एक हज का सफ़र हुआ मक्के का, तो वहाँ साथ गए। अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्के में इनको रखा और अपने कुछ साथियों के साथ आगे मिस्र और शाम वगैरह के दौरे पर गए और ये वहीं रुक गए। उसके बाद फिर वो वहीं पर इन्होंने रोज़गार तलाश की, जद्दा रेडियो में भी काम किया और वहाँ के कुछ एम्बेसियों में भी काम किया और फिर वहीं पर होकर आपने ये भी बताया था मुझे कि उम्मुल क़ुरा, अभी वो उसका नंबर आता है। वो वहाँ राब्ता आलम इस्लामी की जब बुनियाद पड़ी तो उससे वो मुताल्लिक़ हो गए, राब्ता वर्ल्ड इस्लामिक लीग से मुताल्लिक़ हो गए। इस बीच में उन्होंने डिस्टेंस मोड से अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत से इंग्लिश कल्चर का एक डिप्लोमा का कोर्स किया और उसके बाद इन्होंने लंदन की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से राब्ता किया। इनको लगा कि अगर हम सऊदी अरब की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना अगर हो तो हमको किसी यूरोप की यूनिवर्सिटी से PhD वगैरह करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कैम्ब्रिज से भी राब्ता किया वहाँ के किसी प्रोफेसर के साथ और बड़े हिम्मत अफ़ज़ा इनको जवाब मिले नदवे के फ़ारिग होने की वजह से। उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा कि आप चूँकि नदवे के ग्रेजुएट हैं इसलिए मैं आपको अपने अंडर में PhD कराने के लिए तैयार हूँ। तो बहरकैफ़ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। बाद में ये लीड्स यूनिवर्सिटी गए और वहाँ MPhil और PhD वहाँ से की। इनके प्रोफेसर जो इनके गाइड थे सुपरवाइज़र प्रोफेसर एज़र लीन नाम उनका नाम हाँ एज़र लीन उनका नाम था, इनके जो सुपरवाइज़र थे। इन्होंने वहाँ पर लिंग्विस्टिक्स पर PhD की थीसिस जमा की और वहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फिर वहाँ से सऊदी अरब आए और 1975-76 के आसपास उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी, फिर उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने और 1985 में वो रिटायर हुए। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड इस्लामिक लीग से ये मुताल्लिक़ हो गए और वहाँ उसके सेक्रेटरी भी थे आपने बताया। हाँ, वहाँ उनसे वो मुताल्लिक़ मैनेजिंग डायरेक्टर थे और वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड इस्लामिक लीग के तहत जो मस्जिदों का काम और तामीरात का काम वो सब वो देखा करते थे। जी, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये दर्स व तदरीस के अलावा उन्होंने वर्ल्ड इस्लामिक लीग के सेक्रेटरी भी रहे हैं। अब देखिए हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, अब हमें पता नहीं कि हम किन किन टॉपिक पे लें। मैंने ये भी हासिल किया है, मालूमात हासिल की कि अब्बास साहब जो थे वो इंडो अरबिक रिलेशनशिप के भी माहिर थे, उनके कल्चर उनके लिटरेचर के साथ भी उन्होंने काफ़ी अपना वक्त गुजारा, बहुत सारे मालूमात हासिल किए। और उन्होंने एक और बात है कि उन्होंने कि उर्दू ज़बान को भी
अरब दुनिया में उसको भी पॉपुलर और मकबूल बनाने में इसका भी उनका बड़ा हाथ रहा। निज़ामुल लुग़ा अल उर्दिया उनको भी उन्होंने लिखा और उसको कहा गया कि ये जो है इसका मुकदमा शायद उस ज़माने के कोई एक बहुत बड़े तमाम हसन बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे, माहिर लिसानियत, उन्होंने उस किताब का मुकदमा लिखा। जी, मुकदमा लिखा। तो अब आप देखिए कि कमर साहब हमारे पास वक्त भी कम है, लेकिन कितने इनकी पर्सनालिटी हैं, जर्नलिस्ट, आपका इस्लामिक थिंकर, आपका हिस्टोरियन, आपका कुरानिक मतलब इस्लामिक थियोलॉजी का जानकार, उसके बाद लुग़त और डिक्शनरी को जानने वाला। तो हम ऐसा सीरत के ऊपर उनका काम है। तो आप एक काम कीजिए, एक एक करके उनके क्या मतलब खिदमात हैं, उनकी अदब भी है आपने बताया। तो सबसे पहले अदब से ही शुरुआत करते हैं। अदब के हलके में उनका क्या योगदान है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन? वो अदब के उस्ताद की हैसियत से बहुत ही कामयाब उस्ताद थे। उन्होंने रिदाए रहमत के नाम से उर्दू में अरबी ज़बान के दो मशहूर कसीदे हैं, कसीदे बुर्दा के नाम से। एक कसीदे बुर्दा इमाम शरफुद्दीन इमाम बुसैरी का है और एक कसीदे बुर्दा काब बिन ज़ुहैर का है, जो इस्लामी पीरियड के हैं। दोनों कसीदे का उन्होंने तर्जमा और एक तनक़ीदी मुताला किताब में पेश किया है। उस किताब का नाम है रिदाए रहमत, उर्दू में है। एक किताब है इनका अरबी में नातिया कलाम। तो अरबी में जो नातिया कलाम है, जो शायरी, उसको तारीख़ी एतबार से उसका तर्जमा और उसकी एक तहलील पेश की है। उस किताब का नाम है अरबी में नातिया कलाम। इसके अलावा उन्होंने जो अदब पर काम किया, तो अदब की क्या नाम है, बहुत सारी किताबें उन्होंने नदवे में उन्होंने पढ़ाई, जैसे दलाइलुल एजाज़ अदब की और अरबी तनक़ीद और अरबी बलागत की, बहुत ही मायानाज़ बल्कि उम्महातुल किताब में उसका शुमार होता है। तो वो किताब वहाँ पर उन्होंने बहुत दिनों तक नदवे में पढ़ाई, दलाइलुल एजाज़। और लेकिन इनका जो एक अहम पहलू है लिंग्विस्टिक्स का, लिसानियात का। लिसानियात पर अगर देखें तो डिक्शनरी जो उन्होंने लिखी है, कामूस व अल्फाज़ अल कुरान, वोकैबुलरी ऑफ द होली कुरान, 800 के आसपास सफ़हात हैं और इस डिक्शनरी को पूरी दुनिया में बहुत मकबूलियत हासिल हुई। ख़ासकर जो अंग्रेज़ी दा तबका है वो इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा करता है। एक किताब इनकी ताल्लुम लुग़त अल कुरान, लर्न द लैंग्वेज ऑफ द होली कुरान, अंग्रेज़ी और अरबिक में कुरान की आयात से अरबी ज़बान को कैसे सिखाया जाए, उस पर इन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब भी आलम अरब में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा निज़ामुल लुग़त अल उर्दिया, उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी में इनको कहा गया कि आप उर्दू सिखाने के लिए कोई किताब लिखिए, थोड़ी उर्दू की तारीख़ भी आए। तो उस पर जो है इन्होंने निज़ामुल लुग़त अल उर्दिया एक किताब लिखी, जो उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी के कोर्स में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल थी। उसके बाद जो कुरानियात पर इन्होंने कुछ काम किया है।